Hello everyone. In this video, I'm going to solve the remaining questions of the mock test 2. Today's first question is, a real symmetric matrix of the quadratic form Q is. हमसे पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म Q के कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारे पास 1 दिया है, तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। वाई स्क्वायर का 3 दिया है, यहाँ पे डायगोनल में 3 लिखते हैं। जेड स्क्वायर का 2 दिया है, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। अब एक्स वाई का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 दिया है। अब होता क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z आता है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z आ जाता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे इसी वजह से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आया, और यहाँ पे इसी वजह से क्योंकि y इंटू वाई वाई स्क्वायर हुआ, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब एक्स वाई का कॉफिशिएंट x इंटू वाई यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, और एक्स वाई का कॉफिशिएंट हमारे पास 2 दे रखा है, तो 2 में से 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, और ऐड होके ये 2 ही बनेगा। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट आता है एक्स जेड का, एक्स जेड यहाँ पे नहीं दिया है, यानी यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि यहाँ भी एक्स जेड का ही कॉफिशिएंट आता है। यहाँ पे कॉफिशिएंट आएगा वाई और जेड का, और वाई जेड का कॉफिशिएंट 6 दे रखा है, तो 3 यहाँ पे आता है और 3 यहाँ पे, क्योंकि ये वाला कॉफिशिएंट भी z और y का ही बनता है। बेसिकली हमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कॉफिशिएंट डायगोनल में रखने होते हैं, और जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट का हाफ हम यहाँ पे रखते हैं और कॉफिशिएंट का हाफ हम यहाँ पे रखते हैं। अब अगर ऑप्शन के साथ मैच किया जाए तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, हमें इसके सॉल्यूशन स्पेस का बेसिस फाइंड करना है। बेसिस हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन आएगा वहां से हमें बेसिस मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन टी स्क्वायर माइनस वाई को अगर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल 0। अब यहाँ पे अगर इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखें तो डबल डेरिवेटिव को हम नाम देंगे डी स्क्वायर का, प्लस आगे y क्योंकि सिंबल में नहीं आता है, सिंबल हम दे रहे हैं d अपॉन डी टी को d में y इंक्लूड नहीं है, तो y हम कॉमन लेंगे यहाँ और यहाँ से, y कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम इसे इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यहाँ से डी स्क्वायर हमें मिल जाएगा -1 का मतलब d हमें यहाँ से मिल गया प्लस माइनस आयोटा। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू C1 कॉस ऑफ, यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दी है तो cos t प्लस C2 साइन ऑफ। तो यहाँ पे जो ये cos t और sin t होते हैं, ये सॉल्यूशन स्पेस के बेसिस सेट के एलिमेंट होते हैं। यहाँ से जो बेसिस हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, cos t sin t। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ROC फाइंड करनी है, और पावर सीरीज हमारे पास दी है ये वाली, और इस पावर सीरीज में an हमारा होगा t प्लस 4 आयोटा पावर n, x की पावर n को छोड़कर जो रहता है वो हमारा an होता है। ROC फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूले थे, लेकिन जब भी पावर n होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n। तो यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि 3 प्लस 4 आयोटा की पावर n दी थी, और उसके बाद हमें पावर 1 बाई n लेनी थी, तो n और 1 बाई n में n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यही रहेगा। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका बाहर मॉड है, यानी मॉड्यूलस फाइंड करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ से हमें मिलेगा रियल पार्ट 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 है तो 4 का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट 5 आता है। अब यहाँ पे n पुट करने के लिए नहीं रहा, तो इसकी लिमिट यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 1 अपॉन r हमने सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू हमें 5 मिली, का मतलब r यहाँ से होगा 1/5। ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है an और an की वैल्यू है इसके इक्वल और हमें इस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर फाइंड करना है। उसके लिए हमें लिमिट पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सीक्वेंस an की वैल्यू फाइनाइट सीरीज के टाइप में दे रखी है। तो यहाँ पे अगर k को हम 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -1/2। k को अगर 2 रखा तो -1 की 2 पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2 की पावर 2। आगे इसी तरह से -1/2 क्यूब आएगा, फिर 1/2 की पावर 4 आएगा, माइनस सो ऑन। और लास्ट में आएगा जब हम k को n पुट करेंगे तो -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। अब ये तो यहाँ पे जीपी सीरीज बन रही है। इसमें अगर कॉमन रेशो की बात करें r की, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे -½ आ जाएगी और ये लेस देन 1 है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला एस एन क्या रहता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहां से हमें ये जो ए एन था हमारे पास, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ए होती है फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे रखी है -1/2 इंटू 1 माइनस आर। आर की वैल्यू भी हमारे पास -1/2 है, तो यहां से हो जाएगा -1/2 की पावर n और नीचे 1 माइनस आर यानी -1/2 और ये आ जाएगा -1/2 1 -1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस हाफ होता है 3/2 और इसे हम लिख सकते हैं 3/2 को अगर ऊपर लिखें तो ये आ जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 2/3 और अंदर 1 -1/2 की पावर n। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, बाहर -1/3 आया, तो यहां से हमें मिला -1/3 और अंदर 1 माइनस हाफ की पावर n। यहाँ पे हमें an की वैल्यू ये मिल चुकी है। अब हमें an की लिमिट फाइंड करनी है, तो यहां से हमें इसकी लिमिट क्या मिलेगी, -1/3 अंदर 1 माइनस यहाँ पे -½ की पावर n है, n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को जब हम लिमिट फाइंड करेंगे और -½ की पावर इन्फिनिटी ये 0 होता है। -½ की पावर n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर n और नीचे 2 की पावर n। अब 2 की पावर n इन्फिनिटी होता है और ऊपर फाइनाइट नंबर आएगा, नीचे इन्फिनिटी, तो लिमिट के केस में इसका आंसर 0 होता है। तो यहां से हमें मिलेगा -1/3। इसका मतलब an की लिमिट -1/3 आई। एक ही लिमिट यहाँ पे मिली -1/3, इसका मतलब लिमिट सुपीरियर भी यही होगा और लिमिट इंफीरियर भी यही होगा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखें, यहाँ पे 3 दे रखा है, 1/3 दिया है, या -3 दिया है, यहाँ पे -1/3 दिया है, लिमिट सुपीरियर। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप G दिया है ऑर्डर 8 का और ये जनरेट हो रहा है A से, यानी A इसका जनरेटर होगा। तो हमने बताना है कि A के अलावा और कौन-कौन से इसके जनरेटर होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक ग्रुप G दिया है और ये जनरेट हो रहा है A से, यानी A इसका जनरेटर होगा। एक रिजल्ट होता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो ऑर्डर ऑफ जनरेटर के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 8 दिया है, तो इसके जितने भी जनरेटर होंगे उन सभी का ऑर्डर भी 8 ही होगा। ए इसका जनरेटर है, ए का ऑर्डर भी 8 ही होगा। हमने अब ये देखना है कि ए की कौन-कौन सी पावर जनरेटर बनेगी। तो उसके लिए हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। जिस ऑप्शन के सभी एलिमेंट का ऑर्डर 8 होगा, यानी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, वो सारे जनरेटर बन जाएंगे। यानी हमें ए की पावर टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है और उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला ये है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन नीचे आता है जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा के। ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि ए जनरेटर है तो जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, तो ए का ऑर्डर भी 8 ही होगा और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए है 8 कॉमा के। ये ऑर्डर आ जाएगा ए की पावर के का।
लेकिन हमें a की वो पावर k चाहिए जिनका ऑर्डर 8 के इक्वल है, क्योंकि हम जनरेटर फाइंड कर रहे हैं। यानी यहां से आंसर हमें क्या आना चाहिए? 8। अब यहाँ पे ये 8 के इक्वल कब होगा? जब ये नीचे वाला 1 होगा। यानी यहां से हमें मिल जाएगा 8 कॉमा k के जीसीडी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 1 होगा तभी 8 इक्वल टू 8 आएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा k इक्वल टू, क्योंकि 8 और k का जीसीडी 1 है, तो हम देखेंगे कि k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे 8 का जीसीडी 1 के साथ 1 होता है तो k की वैल्यू 1 हो सकती है। 8 और 2 का जीसीडी 2 होता है, 1 नहीं होता। हमें जीसीडी 1 चाहिए, तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। इसी तरह से 8 और 3 का जीसीडी क्योंकि 1 होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 1 सबसे बड़ा वो डिवाइजर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब k की वैल्यू 3 हो सकती है। 8 और 4 का जीसीडी 4 होता है, 1 नहीं होता है, तो 4 k की वैल्यू नहीं होती। इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 और 7 मिल। अब k की वैल्यू हमें ये मिली, यानी a की पावर 1 जनरेटर बनेगा, a की पावर 3 जनरेटर बनेगा, a की पावर 5 जनरेटर बनेगा और a की पावर 7 जनरेटर बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में था। ये तो थी पूरी प्रोसेस। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है 8। अब ए की वो पावर्स जनरेटर का काम करेगी जिन पावर्स का जीसीडी इस 8 के साथ 1 होगा। ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पे पावर 2 दे रखी है। 2 और 8 का जीसीडी 2 होता है, 1 नहीं होता है, इसी वजह से ये ऑप्शन डिस्कार्ड। यहाँ पे पावर 4 दे रखी है, 4 और 8 का जीसीडी 4 होता है, 1 नहीं होता, इसी वजह से ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 4 दोनों दे रखे हैं, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए इन वेक्टर्स का जो सेट है वो एक बेसिस बनाएगा। हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि जो बेसिस सेट होता है वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक वो Li होता है और दूसरा वो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। तो यहाँ पे हम Li वाली कंडीशन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसा पहला वेक्टर 1k5 दिया है तो 1k5 रख दिया। यहाँ पे 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2 और 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 का डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि ये बेसिस बनाता है तो ये वेक्टर Li होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी अगर इनका डिटर्मिनेंट फाइंड हम करें वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, कि अगर ये LD होते तो फिर एक दूसरे पे डिपेंड करते तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता। यहाँ पे Li है, इसी वजह से नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए और यहीं से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज, अब अगर यहाँ पे इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो यहाँ पे 1 है और अंदर रह जाएगा -3 2 -1 1। नेक्स्ट नेगेटिव होता है, आगे k है, अंदर रह जाएगा। k की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 1 2 1 प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे 5 की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 1 माइनस 3 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लाइज, यहाँ से हमें मिलेगा 1, ये 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2 माइनस के, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4 और आगे +5 -1 +6 नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लाइज, यहाँ से मिलेगा, यहाँ 2 माइनस 3 -1 आया, यहाँ पे -3 बाहर माइनस है तो ये +3k हो जाएगा। यहाँ से अंदर 6 -1 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, तो यहाँ से हमें मिला 25 नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ से मिल जाएगा 3k इज नॉट इक्वल टू 25 -1 24 होता है, दूसरी साइड जाके -4 implies k इज नॉट इक्वल टू -24/3। और तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k शुड नॉट बी इक्वल टू -8। ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फाइनाइट फील्ड f दी है और हमने बताना है कि ऑर्डर ऑफ f क्या नहीं हो सकता है। फाइनाइट फील्ड का जो ऑर्डर होता है वो प्राइम की पावर टाइप का होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन बी में 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी प्राइम की पावर टाइप का हमने इसे लिख दिया। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये भी प्राइम की पावर में आ गया।
8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये भी प्राइम की पावर में आ गया। लेकिन 6 की अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ से 2 ये मिला, तो ये सिंगल प्राइम की पावर टाइप का नहीं बना। इसी वजह से ये फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दिया है P2 ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर R, और इसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 है। एक ऑपरेटर हमारे पास D दिया है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी D डिफरेंशिएशन करेगा, और हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है D की इस बेसिस के रिस्पेक्ट में। हमारे पास बेसिस सेट के एलिमेंट थे 1 x और x स्क्वायर। ऑपरेटर डी था, डिफरेंशियल ऑपरेटर। पहला बेसिस 1 है, 1 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू पहला एलिमेंट 1 प्लस 0 इंटू दूसरा एलिमेंट x प्लस 0 इंटू तीसरा एलिमेंट x स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड जो एलिमेंट यहाँ पे x है, x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र। और इसी के साथ एक्स स्क्र की अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र। अब इसकी अगर मैट्रिक्स हम बनाएं तो यहां से हमें मिलेगा, ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट यहां से हमें मिले 0 0 0, इन्हें हम कॉलम में लिखते हैं 0, और उसके बाद यहाँ पे 1 0 0 से हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं, और यहाँ से 0 2 0 0 2 0, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन ये वाली मैट्रिक्स आपको ऑप्शन में नहीं। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में 0 0 0 दिया है, इसे हम कॉलम के बजाय रो में ही लिखेंगे। सेकंड में 1 0 0 दिया है, तो यहाँ पे 1 0 0, और थर्ड में 0 2 0 है, तो 0 2, ये मैट्रिक्स। ट्रेडिशनली हम ये वाली मैट्रिक्स लिखते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस रहती है, आप चाहें ये लिखें, आप चाहें ये लिखें, और ऑप्शन में अगर ये वाली मैट्रिक्स दी है, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो अगर यहाँ ऑप्शन में देखें, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाली लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू 0 पे, और यहाँ पे जो फंक्शन f यूज हो रहा है, उसके लिए दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, और सेकंड कंडीशन f डैश ऑफ 1 की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट को 0 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 0 पुट किया तो ऊपर आ जाएगा f ऑफ 1, नीचे भी f ऑफ 1 ही है, और इसकी पावर रहेगी 1 अपॉन 0। तो यहाँ से हमें मिला, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 अपॉन 0 लिमिट के केस में इन्फिनिटी होती है, और ये हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिली। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमें मिलती है पावर वाली, तो वहां पे उसे सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। हम करते क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो ये फंक्शन दे रखा है, इसे y के इक्वल मान लेते हैं, फिर दोनों साइड हम लॉग लेते हैं, यहाँ पे भी लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा, फिर इस लॉग y की हम लिमिट फाइंड करते हैं। लेकिन वो लिमिट तो लॉग y की आएगी, पर हमें लिमिट चाहिए होती है y की, इसीलिए एंड में हम एक्सपोनेंशियल दोनों साइड ले लेते हैं। उस वजह से ये लॉग कैंसिल हो जाता है, तो हमें y की ही लिमिट मिलती है। ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन के साथ लॉग लेना है, और उसके बाद उसकी लिमिट फाइंड करनी है। जो लिमिट आएगी लास्ट में, फिर हम वहां पे एक्सपोनेंशियल लेंगे, और वो हमारा फाइनल होगा। तो यहाँ पे अगर इसमें लॉग ले लेते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। लॉग लेने से ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन एक्स, और आगे लॉग ऑफ f ऑफ 1 प्लस एक्स, और नीचे f ऑफ 1। अब यहाँ पे लिमिट x 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, नीचे 0 आ रहा है। ऊपर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, f ऑफ 1 रहेगा, नीचे भी f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ऊपर log 1 मिलेगा, और log 1 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो यहाँ से हमें 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल जाएगी। और जब भी 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिलती है, तो हम वहां पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। नीचे फंक्शन यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर फंक्शन है ये log वाला पूरा,
लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और x की जगह ये पूरा अंदर है, तो यहाँ से हमें मिलेगा f ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ 1। लेकिन ये तो लॉग का डेरिवेटिव हुआ, अब अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी होगा। अगर अंदर वाले का डेरिवेटिव हम करें, नीचे एफ ऑफ 1 है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि 1 पे वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल जाएगी, ये एज इट इज रहेगा। ऊपर डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स, इसके डेरिवेटिव को हम नाम दे रहे हैं एफ डैश 1 प्लस एक्स। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा, और इसके बाद हमें यहां से क्या मिलेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और फिर ये एफ ऑफ 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमें मिल रहा है, ऊपर रहेगा एफ डैश 1 प्लस एक्स और नीचे रहेगा एफ ऑफ 1 प्लस एक्स। अब लिमिट को हम 0 पुट कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास आएगा एफ डैश ऑफ 1 और नीचे आएगा एफ ऑफ 1। एफ डैश 1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6/3 इक्वल टू 2। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें लॉग लिया था। अब लॉग हटाने के लिए हमें ई लेना पड़ेगा, तो यहाँ से जो फाइनल लिमिट आएगी वो ई स्क्वेयर आ जाएगी। अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेजिड्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का एट z इक्वल टू 0 पे। रेजिड्यू का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, वहां भी मैंने एक प्रोसेस बताई थी रेजिड्यू फाइंड करने की। यहाँ पे एक और मेथड हम रेजिड्यू फाइंड करने के लिए करेंगे। हमारे पास फंक्शन दे रखा है साइन z अपॉन z की पावर 8। तो यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ z की पावर 8 बाहर निकाल दिया। साइन z की जो एक्सपेंशन सीरीज होती है वो रहती है z माइनस z की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 9/9 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और जो रेजिड्यू होता है वो लॉरेंट सीरीज में 1/z का कॉफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे जब ये 1/z की पावर 8 अंदर जाएगा, तो 1/z वाली टर्म हमें कहाँ मिलेगी, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और ये टर्म कौन सी होगी, ये होगी यहाँ पे माइनस z की पावर 7/7 फैक्टोरियल है। ये जब मल्टीप्लाई करेगी इसके साथ 1/z की पावर 8 के साथ, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1/z बचेगा। और 1/z का ही जो कॉफिशिएंट होता है वही रेजिड्यू होता है। तो यहाँ से हमें रेजिड्यू मिल जाएगा -1/7 फैक्टोरियल। तो हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन यहाँ पे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसी दी है, ये वाली, और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। यानी हमें बताना है कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जो इस कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ए हम चेक करेंगे। इसमें यहाँ पे इजी 1 है, तो इसे सबसे पहले चेक करते हैं। x की जगह 1 रख के देखते हैं। 1 की पावर 7 1 आ जाएगा, प्लस आगे भी यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा, प्लस आगे यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ जाएगा, और टोटल ये बना 4। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि मॉड 7 का मतलब है हमें 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना होता है। तो अगर इस 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा, लेकिन हमें तो 0 रिमाइंडर चाहिए। इसका मतलब 1 इस कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी वजह से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इजीएस्ट 2 है। x को 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 7 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 2। 2 की पावर 7 होता है 128, 130, 132, तो यहाँ से हमें 132 मिल जाएगा। और ये कन्ग्रुएंट होगा क्योंकि 7 से हमें डिवाइड करना है। 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 6 रिमाइंडर रहेगा और 6 आगे कैरी करेगा 62, 7 8 आर 56, तो यहाँ पे 6 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा। हमें रिमाइंडर 0 चाहिए था, इसका मतलब ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर आपको ये वाली टर्म यहाँ पे लेंथी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्मेट लिटल थ्योरम का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट में की थी। फर्मेट लिटल थ्योरम क्या कहती है कि a कोई इंटीजर है, p कोई प्राइम है,
और इनका जीसीडी 1 है, तो a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड p के। यानी a की पावर p माइनस 1 को जब हम p से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब अगर 2 की पावर 7 में हम देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 2 है और p हमारा 7 है। 2 और 7 का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 पे हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन हमें तो 2 की पावर 7 चाहिए था, तो 2 की एक पावर और हम लेके आएंगे यहाँ पे। एक पावर और आई, यहाँ पे 2 की पावर 7 हो जाएगी और यहाँ भी 2 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 7 पे हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो आप इसकी जगह पे यहाँ पे 2 लिख सकते थे। 2 प्लस 2 प्लस 2 यहाँ पे 6 हो जाता और 6 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता। तो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हुआ। इसके बाद ऑप्शन सी चेक करते हैं। अब 3 के लिए कॉन्ग्रुएंसी बनेगी 3 की पावर 7 प्लस 3 प्लस 2। अब 3 की पावर 7 के लिए देखें, अगर नॉर्मली इसे करें तो लेंथी हो जाएगा। फर्मेट-लिटल थ्योरम लगाएंगे तो 3 की पावर 6 पे हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा और 3 की पावर 7 पे फिर 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। इसकी जगह पे हम 3 लिखेंगे, प्लस आगे भी 3 है, प्लस आगे 2 है और ये इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8। अब 8 आया, हमें डिवाइड करना है 7 से, मॉड्यूलो 7 दिया था। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के, क्योंकि रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी हमें 0 नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा एक ही ऑप्शन, इसका मतलब या तो ये ऑप्शन सही होगा या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन गलत दिया हो। दोनों ही केस में हमें मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा सही ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी इसे चेक कर लेते हैं। 6 के लिए कॉन्ग्रुएंसी कुछ इस टाइप की बन जाएगी, 6 की पावर 7 प्लस 6 प्लस 2। यहाँ पे फर्मेट-लिटल थ्योरम का यूज करेंगे। 6 की पावर 6, यहाँ पे हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। 6 की पावर 7 पे हमें 6 रिमाइंडर मिल जाएगा, तो इसकी जगह पे 6 आ जाएगा, प्लस आगे भी 6, आगे 2, पीछे 12, 2, 14 यहाँ पे आ गया। कॉन्ग्रुएंट 2, क्योंकि 7 से हमें डिवाइड करना है, 7 से 14 पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा, तो 6 इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसी वजह से ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन पे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दी है, इसे हम कंपेयर करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस फंक्शन ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास दिए हैं, एक एक्स है और एक टी है और उसके बाद यू है। एक पी वेरिएबल बनता है पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक क्यू बनेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे इसका फंक्शन आएगा इक्वल टू 0। अब यहां से हमें कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी की ही वैल्यू चाहिए होती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं ये स्मॉल आर की। ये स्मॉल आर क्या होता है? यहाँ पे जो ये पार्शियल डेरिवेटिव दिया है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे हम नाम देंगे आर। और यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है, एक बार एक्स से एक बार टी से, इसे हम नाम देंगे स्मॉल एस। और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे हम नाम देंगे स्मॉल टी। अब इनके कॉफिशिएंट हमें यहाँ से मिल जाएंगे। कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल आर का कॉफिशिएंट, स्मॉल आर ये था, इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर है। कैपिटल एस की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से ये वाली टी, और कैपिटल टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी स्मॉल टी का कॉफिशिएंट यानी एक्स। और इसके बाद हम फाइंड करते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ से हमें मिला 9 माइनस 4x³ आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे इसे हमने आर सिंबल दिया है जब डबल डेरिवेटिव था टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे इसे हमने नाम दिया है स्मॉल टी। आप चाहें तो इसे टी सिंबल दे सकते हैं और इसे आर दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पे एक बार एक्स से हो रहा है, एक बार टी से हो रहा है, उसे एस देना पड़ता है, वो जरूरी है। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां से ये मिला। अब हमसे क्योंकि हाइपरबोलिक के लिए कंडीशन पूछी है, तो हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी किया था कि हाइपरबोलिक के लिए
एस स्क्वेयर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 9 माइनस 4x³ ग्रेटर देन 0 मिलेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल। हमें बेसिकली वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास दे रखा है x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। ऊपर हमारे पास फंक्शन दे रखा है x, पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे होता है। और यहाँ पे दे रखा है कांस्टेंट फंक्शन 1, कांस्टेंट फंक्शन भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। अब बात करते हैं मॉड x की। मॉड x 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि अगर मॉड का ग्राफ ही देखें तो मॉड का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। यहाँ पे 0 पॉइंट पे हमें शार्प एज देखने को मिलती है, और जहां भी ग्राफ में आपको शार्प एज देखने को मिलती है वहां पे फंक्शन, तो मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर पूरा डिनोमिनेटर देखें तो ये कहीं भी 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, आगे हम ऐड कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन भी पॉजिटिव होता है, तो नीचे 0 तो नहीं होने वाला। इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी को और कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। दिक्कत कहाँ हो सकती है, जहां हमने चेक करना है वो था 0 पॉइंट, क्योंकि 0 पे मॉड x आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हो सकता है कि जो पूरा फंक्शन है ये भी 0 पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो हमें सिर्फ बेसिकली 0 पे चेक करना है, बाकी जगह ये डिफरेंशिएबल है। अब 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। यहां से आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, fx की वैल्यू दे रखी है x अपॉन 1 प्लस मॉड x माइनस f ऑफ 0। x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। 0 अपॉन 1 0 होता है, तो यहां से 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे x, ये वाला x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन लिमिट पुट कर देंगे नीचे 1 प्लस यहाँ पे 0 पुट किया, 0 का मॉड 0 ही होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 मिल जाएगा और वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। ये लिमिट एग्जिस्ट हुई, इसका मतलब फंक्शन 0 पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है। बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं, 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन पूरे के पूरे आर पे, रियल नंबर के सेट पे डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे 0 हटा दिया है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, यहाँ पे -1 हटाया है, ये ऑप्शन भी कैंसिल, यहाँ पे एक इंटरवल दे रखा है, ये ऑप्शन भी कैंसिल, तो यहाँ से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आएगा। यहाँ से जो सेट बनेगा वो पूरा रियल नंबर का सेट बनेगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है और इसकी सिंगुलैरिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है और हमें सिंगुलैरिटी चेक करनी है z इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले z इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट z अप्रोचेस टू 0 साइन 1 अपॉन z। साइन 1 अपॉन z की लिमिट z अप्रोचेस टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ से ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में इसेंशियल सिंगुलैरिटी हमारे पास होती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती फाइनाइटली तो उस केस में रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है इनफाइनाइटली तो फिर पोल होता है। और जो नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है वो सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट होता है, और लिमिट पॉइंट होने के लिए इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही सिंगुलर पॉइंट है, वो 0। तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट तो सिंगुलैरिटी का नहीं बन पाएगा, तो ये वाली सिंगुलैरिटी भी यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी है। तो सबसे पहले इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस वाई को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से अब इसे x से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस टाइप की, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की, और यहाँ पे p की वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन एक्स और q की वैल्यू है x। q होता है ये वाला और p होता है y का कोफिशिएंट। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करते हैं।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या रहता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ से मिलेगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू 1/x और साथ में dx, और यहाँ से हमें मिलेगा ई की पावर 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। ई से log कैंसिल होता है तो यहाँ पे रहेगा x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया x। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। q की वैल्यू हमारे पास x थी, तो यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो भी x था, तो एक x और आ जाएगा साथ में dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, yx इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है x³/3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन दी है कि बाई ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी जब x 0 होगा तो बाई की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस इक्वेशन में हम x को 0 रखेंगे और बाई को भी 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x को 0 रखा, बाई को 0 रखा, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ पे x को 0 रखा तो 0 आ जाएगा, आगे c हमारे पास रहेगा, तो हमें c की वैल्यू मिल गई 0। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला वो हो गया yx इक्वल टू x³/3 और c की वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो यहाँ से हम y की वैल्यू लिख सकते हैं, y की वैल्यू ही सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x²/3, क्योंकि एक x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन आया और ये यूनिक सॉल्यूशन है। जब भी हमें c की वैल्यू यूनिकली मिल जाती है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है, आप चाहें तो इसे वैसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x वाली टर्म एक साइड करेंगे, y वाली एक साइड, तो यहाँ से हमें मिलेगा dy। ये वाला y लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो dy/y इक्वल टू ये वाला dx ऊपर जाएगा तो यहाँ से dx आएगा, और ये वाला x नीचे जाएगा तो यहाँ पे x आएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ से हमें मिलेगा 1/y की इंटीग्रेशन होती है log y इक्वल टू 1/x की होती है log x, प्लस आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब जब टर्म्स हमारी log में आ रही होती है तो कांस्टेंट को भी हम log फॉर्म में लिखते हैं, log c। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें मिलेगा log y इक्वल टू, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m प्लस log n, जो कि log mn के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा log m की जगह x है, n की जगह c है, तो log xc। दोनों साइड log कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहाँ से log कैंसिल होगा, हमारे पास रहेगा y इक्वल टू xc। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास दी थी y ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी जब x 0 होगा तो y की वैल्यू भी 0 होगी, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम y की जगह भी 0 रखेंगे, x की जगह भी 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिला 0 इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में हमें c की वैल्यू मिल गई थी यूनिकली, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन हमने बोला था। यहाँ पे हमें c की वैल्यू नहीं मिली और ना ही एब्सर्ड रिजल्ट मिला। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता कि 0 इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, 0 1 के इक्वल नहीं होता है, ऐसे रिजल्ट के केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 0 0 के इक्वल होता है, यानी एब्सर्ड रिजल्ट भी नहीं मिला और c की वैल्यू भी नहीं मिली, तो इसका मतलब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसे केस में हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉची प्रॉब्लम से पूछा गया है। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नीचे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ से हमें मिलता है dx अपॉन इसका कॉफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 आएगा, इक्वल टू आगे यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो dy अपॉन, और इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 दिया है तो नीचे 2 आएगा, इक्वल टू ऊपर यहाँ पे u दिया है तो du अपॉन, और यहाँ पे जो आगे राइट साइड में फंक्शन दिया है वो 0 है तो नीचे यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो हम सेकंड और थर्ड को यहाँ से ले रहे हैं,
तो डी वाई अपॉन टू इक्वल टू डी यू अपॉन जीरो। अब जीरो को इस साइड भेजेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा डी यू इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी यू की इंटीग्रेशन होगी यू, जीरो की होती है जीरो, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए यहां पे लग जाएगा। तो यहां से हमें मिला u इक्वल टू ए। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड को हमने ले लिया। अब आपके पास चॉइस है, आप फर्स्ट सेकंड को ले सकते हैं या फर्स्ट थर्ड को। लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो वहां से भी यही हमें मिलेगा, तो इसीलिए हम फर्स्ट और सेकंड को लेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है डी एक्स अपॉन वन इक्वल टू डी वाई अपॉन टू, और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टू ऊपर जाएगा, तो हमें मिलेगा टू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे टू बाहर है, डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स इक्वल टू डी वाई की इंटीग्रेशन होती है वाई प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी लग जाएगा, और यहां से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी टू एक्स माइनस वाई। हमारे पास ए और बी दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, ए को हम लिखते हैं फाई ऑफ बी। ए की वैल्यू हमारे पास थी यू, और फाई ऑफ और बी की वैल्यू हमारे पास थी टू एक्स माइनस वाई। एक इनिशियल कंडीशन हमारे पास दे रखी थी कि u जीरो कॉमा वाई इक्वल टू फोर ई की पावर माइनस टू वाई। कंडीशन थी u जीरो कॉमा वाई इक्वल टू फोर ई की पावर माइनस टू वाई, यानी यहाँ पे x को हमने जीरो रखना है, y को हमने बाई ही रखना है, और u की वैल्यू ये वाली होगी। तो यहां से हमें क्या मिला, u की वैल्यू आएगी फोर ई की माइनस टू वाई विच इज इक्वल टू फाई ऑफ x को हमने जीरो रखना था, y को y रखना था, तो यहां से हमें मिला फाई ऑफ माइनस वाई इक्वल टू दिस। अब अगर फाई ऑफ माइनस वाई की ये वैल्यू आ रही है तो फाई ऑफ इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो यहां से हमें मिलेगा फाई ऑफ टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखा इस केस में एक फोर आ रहा था, तो यहाँ पे एक फोर आएगा, और e की पावर ये जो माइनस था वो यहाँ पे आ रहा था माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है, आगे एक टू आ रहा था तो यहाँ पे टू आएगा, और साथ में इसके y आ रहा था जो यहाँ पे y था। अभी y की जगह पे ये है, तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ से हमें मिलेगा फोर ई की पावर टू अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो फोर एक्स माइनस टू वाई, और हमसे वैल्यू पूछी गई थी u वन वन पे। तो यहाँ पे u वन वन की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यानी x को हमने वन रखना है और y को भी वन रखना है, तो यहाँ से हमें मिलेगा फोर ई। x को यहाँ पे वन रखा तो यहाँ से फोर मिल जाएगा, y को वन रखा तो यहाँ से टू मिल जाएगा, तो ये मिलेगा फोर ई स्क्वेयर। ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा, और ये था हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना है इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव है तो डी स्क्वेयर माइनस आगे टू इंटू सिंगल डेरिवेटिव डी प्लस फोर, और बाई यहाँ पे बाहर आता है इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। और पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वन अपॉन यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म है डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस फोर, और यहाँ पे ई एक्स साइन एक्स हम लिखेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा ये था कि वन अपॉन एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स और साथ में बी, इस टाइप का अगर पर्टिकुलर इंटेग्रल हमें फाइंड करना होता है तो यहाँ पे ई खुद बाहर आ जाता है, यानी ई की पावर ए एक्स बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स का जो कॉफिशिएंट ए है उसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं डी के साथ, तो यहाँ पे हो जाता है डी प्लस ए, और बाकी क्वेश्चन ये पूरा छोड़ देता है बी पे। ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x खुद बाहर आ जाएगा, वन अपॉन जहां जहां d है वहां पे x का कॉफिशिएंट ऐड होगा। x का कॉफिशिएंट वन है तो d में वन ऐड होगा, तो ये d प्लस वन बन जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस आगे टू इंटू डी प्लस वन और प्लस फोर, और पूरा क्वेश्चन साइन एक्स पे छोड़ देगा। इसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, e की x बाहर है, वन अपॉन इसे अगर ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी
यहाँ से -2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा -2d -2 + 4 और आगे sin x विच इज इक्वल टू e की पावर x 1 अपॉन यहाँ से 2d और 2d कैंसिल होगा, नीचे रहेगा d स्क्वेयर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 + 1 5 -2 यानी 3 ये आ जाएगा और यहाँ पे sin x। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल में sin x आता है तो हम डी स्क्वेयर को पुट करते हैं, जो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट होगा। x का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर और साथ में बाहर माइनस, यानी जब हमारे पास sin ax होता है तो इस केस में डी स्क्वेयर को हम पुट करते हैं माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 था इसलिए -1 का स्क्वायर और ये होगा माइनस बाहर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो -1 के इक्वल। तो यहाँ पे डी स्क्वेयर को -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा e की x और ऊपर sin x और नीचे डी स्क्वेयर को -1 पुट किया 3 - 1 2 आ जाएगा। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा e की पावर x sin x डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे ऑप्शन ए में था e की पावर x sin x डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल दिए होते हैं, डेरिवेटिव दिए होते हैं, इनकी जो डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है, डिग्री ये बाहर वाली होती है, ये 1 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है, 1 नहीं है, इसीलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। इसी तरह से अगर ऑप्शन सी में देखें तो यहाँ पे भी 2 दे रखा है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। अब अगर ऑप्शन बी में देखा जाए तो यहाँ पे जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल बाई दिया है, बाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे। इसकी अगर पावर देखी जाए तो वो 2 है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 दे रखी है, इसी वजह से ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर ऑप्शन डी में देखा जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल दिया है, इसकी पावर 1 है। यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल दिया है, इसकी डिग्री भी 1 है। और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल बाई दिया है उसकी पावर भी 1 है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी लीनियर। तो हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमने दो कंडीशन देखी लीनियर डिफरेंशियल की। पहली कंडीशन थी कि जो डेरिवेटिव होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन दी है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन पाई की वो वैल्यू होती है जो इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इस तरह का क्वेश्चन आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो y की वैल्यू एक बार e की पावर x ले सकते हो, वो यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होगा। जैसे मैं अगर ऑप्शन सी उठाऊं, यानी y ऑफ x की वैल्यू हम 1 रखें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y x की जगह 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e की पावर x माइनस टी वाई टी। y ऑफ x अगर 1 है तो x की जगह t भी रखेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और साथ में आगे dt। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 इक्वल टू e की पावर x माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है, तो यहाँ से इसे मैं लिख सकता था e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस टी। बेस सेम है, पावर ऐड होती है तो वही आएगा। e की पावर x क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो e की पावर x बाहर निकल जाएगा, अंदर रहेगी e की पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन होती है e की माइनस टी अपॉन -1 लिमिट 0 से x, और यहाँ से मिलेगा 1 इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की माइनस x। और यहाँ पे जो ये -1 था, इसे बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर अपर लिमिट x पुट करेंगे t की जगह पे तो e की माइनस x हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे यहाँ पे, e की 0 1 होता है तो यहाँ से 1 मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू ई की पावर x प्लस ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे e की x इंटू ई की माइनस x आएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x माइनस x 0 हो जाएगा, e की 0 1 होता है तो यहाँ पे 1 रहेगा।
और ई की एक्स जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई की एक्स आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही ऑप्शन होता। आप बाकी ऑप्शन भी ट्राई करके देख सकते हो, वहां से सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब अगर मान लो आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर्नल दे रखा है e की पावर x माइनस टी, कर्नल x माइनस टी टाइप का है, तो यहाँ पे हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब लैपलेस से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड लैपलेस लेंगे, तो यहाँ पे लैपलेस ऑफ y ऑफ x आएगा, इसे मैं नोटेशन दे रहा हूँ y बार, विच इज इक्वल टू आगे लैपलेस ऑफ e की पावर x माइनस यहाँ पे लैपलेस ऑफ e की पावर x ही रहता है, और साथ में यहाँ पे बाई टी है, तो यहाँ पे लैपलेस ऑफ y आएगा जिसे हम नोटेशन दे रहे थे बाई बार, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा y बार इक्वल टू लैपलेस ऑफ e की पावर ax, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन s माइनस ए। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a था तो यहाँ पे s माइनस ए आ जाता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन s माइनस एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो s माइनस 1 माइनस यहाँ पे भी 1 अपॉन s माइनस 1, साथ में बाई बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसे एक साइड कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा बाई बार, ये जब इस साइड जाएगा क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा बाई बार कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे ये था 1 अपॉन s माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1। दिस इंप्लाइज y बार इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा s माइनस 1, यानी नीचे s माइनस 1 आएगा, ऊपर यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर रहेगा s माइनस 1 प्लस 1, आगे यहाँ पे प्लस 1 था, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलना था s अपॉन s माइनस 1, और इसे हम दूसरी तरफ भेजते तो यहाँ से हमें क्या मिलता, s माइनस 1 डिनोमिनेटर में था, दूसरी साइड जाके s माइनस 1 ऊपर आता और s नीचे आता, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता तो हमें मिलता यहाँ से 1 अपॉन s। अब हमें तो बाई की वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ पे लैपलेस लिया था, तो यहाँ पे लैपलेस को हटाने के लिए लैपलेस इनवर्स दोनों साइड लेंगे, जब लैपलेस इनवर्स लेंगे तो लैपलेस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी y की, और दूसरी तरफ आ जाएगा लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s। अब लैपलेस ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन s, और अगर हम दोनों साइड लैपलेस का इनवर्स ले लें तो यहाँ पे लैपलेस कैंसिल हो जाएगा, तो लैपलेस ऑफ 1 अपॉन s की वैल्यू हमें मिलती है 1, तो यहाँ से आंसर हमें मिलेगा 1, तो इसीलिए y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होता। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, सो थैंक यू।